गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन बताते हैं। क्या परिभाषा होती है? द sentences in which action or event is in continuity but not yet completed। यानी प्यारे बच्चों, ऐसे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं जिसमें कोई भी कार्य या कोई घटना जो घट रही है वो अभी तक जारी है। यानी कोई काम जो हो रहा है, कोई घटना जो घट रही है वो समाप्त नहीं हुई है, बट नॉट येट कंप्लीटेड, यानी अभी तक वो पूरी नहीं हुई है, अभी तक वो जारी है, वो काम अभी तक जारी है, वो घटना अभी तक जारी है। तो जब कोई काम जारी होता है, वो पूरा नहीं होता, तब तक हम उस कार्य को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इसके एग्जाम्पल्स देखें। पहला एग्जाम्पल देखिए, आई एम ईटिंग ग्रेप्स, मैं अंगूर खा रहा हूं, यानी अब भी खा रहा हूं। आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता एक गीत गा रही है। आई एम नॉट गोइंग टू द स्टेशन, मैं स्टेशन तक नहीं जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, ये जितने भी चार वाक्य आपने देखे तो आपने फील किया, आपने महसूस किया कि इन चारों वाक्यों में कार्य जो है वो जारी है। पहले वाक्य में आपने देखा कि अंगूर खाने का काम जारी है। दूसरे वाक्य में आपने देखा कि होमवर्क जो है, गृह कार्य जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, किया जा रहा है। गीत अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, गाया जा रहा है। और वो अभी तक स्टेशन पहुंचा नहीं है, स्टेशन वो जा रहा है, मतलब रास्ते में है। तो जब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, जब तक कोई कार्य बीच में चल रहा होता है, कॉन्टिन्यूटी में होता है, तब तक वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य होता है। अब प्यारे बच्चों, अब हम अगर इसके रूल्स देखें, इसके नियम देखें, तो यहां पर हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी इज, एम और आर, तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं प्यारे बच्चों। अब इज का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एक्सेप्ट आई, यानी आई को छोड़ करके एक वचन जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता होते हैं, उन सब के साथ में इज का प्रयोग किया जाता है। और अब एक वचन कर्ता तो आई भी है, तो फिर आई के साथ हम प्यारे बच्चों एम का प्रयोग करते हैं। और जो आर का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? बहुवचन कर्ताओं के साथ में। अब प्यारे बच्चों, चाहे वाक्य सिंपल हो, नेगेटिव हो, यानी जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि जो वहां पर जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डू और डज का इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव उन सेंटेंसेस में होता है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस से ही स्टार्ट हो जाती है। अब आप मेन वर्ब में देखिए, मेन वर्ब जो है यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इससे बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये जो वर्ब की फॉर्म होती है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको
टेंस के आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर बताने से पहले आइए हम देखते हैं कि वर्ब्स के साथ में जब आईएनजी लगाई जाती तो उसके क्या क्या रूल होते हैं, वो भी यहाँ पर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले वो सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि आईएनजी जो है इसके लगाने के क्या क्या रूल होते हैं। अब जैसे हम पहला रूल देखते हैं। अब ये हमारी कोई वर्ब है, राइट, और इसके साथ हमने आईएनजी को लगाना है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि जो वर्ब के एंड में जो लास्ट अल्फ़ाबेट अगर आपका ई होता है तो उसको जब हम आईएनजी लगाते हैं तो उसको हम हटा देते हैं। राइटिंग, WRITING। अगर आप इसके साथ में अगर आप ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों WRITEING लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो पहला रूल आपने सीख लिया क्या कि अगर किसी भी वर्ब के एंड में ई अल्फ़ाबेट आ जाए तो जब आईएनजी लगाएंगे तो उस ई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, गिव के साथ में ये ई लगा हुआ है, आईएनजी लगाई है तो यहाँ पर ई को हमने हटा दिया है, गिविंग। तीसरा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों देख लीजिए, वेस्ट है, इसके भी एंड में ई है, आईएनजी हमने लगाया, वेस्टिंग हो गया। अब प्यारे बच्चों अपवाद तो होता है, एक्सेप्शन का मतलब कोई ना कोई अपवाद आपको जरूर मिलेगा, हर रूल के अंदर होता है, तो यहां भी है। अब देखिए डाई, डाई मैंने जो रंग करते हैं हम, कलर करना, अगर उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो हम यहां पर ई को नहीं हटाते, ये एक्सेप्शन है। यहां पर ई देखिए साथ में लगी हुई है, क्यों नहीं हटाते प्यारे बच्चों, क्योंकि बाई चांस सपोज करो अगर हमने DYE और ING इसके साथ लगा दें और उसी रोल को फॉलो करें तो ये स्पेलिंग हो जाएगी DYING, और ये स्पेलिंग होती प्यारे बच्चों डाइंग, मैंने मरना होता है, हमारा इसका अर्थ ही बदल जाता है। तो इसलिए ये अपवाद है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि डाइंग में हम ई नहीं हटाते हैं। अब नियम नंबर 2 के ऊपर आते हैं। अब नियम नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों, यदि कोई भी वर्ब जो होती है उस वर्ब के लास्ट अल्फ़ाबेट से पहले, यानी अंतिम जो अल्फ़ाबेट होता है उससे पहले यदि वॉवल साउंड्स आ जाए, यानी आपको सिखाई गई है A, E, I, O, U, यानी इनमें से कोई आ जाए, AEIOU लास्ट में, जैसे सिट देखिए इसमें लास्ट अल्फ़ाबेट T है तो T से पहले क्या साउंड आ गई, आपकी आई आ गई। तो जब इसके साथ हम ING जोड़ेंगे तो लास्ट अल्फ़ाबेट को डबल कर देंगे, सिटिंग, SITTING। ठीक ऐसे ही यहां पर है रन, इसके साथ ING को हमने जोड़ा, ये N लास्ट अल्फ़ाबेट है, इससे पहले ये वावल साउंड आ गई U, तो जब हमने इसके साथ ING जोड़ा तो N को क्या कर दिया प्यारे बच्चों, डबल कर दिया। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, स्विम, ये देखिए लास्ट अल्फ़ाबेट M है, इससे पहले वावल साउंड I है, ING जब हमने इसके साथ में जोड़ा तो इस लास्ट अल्फ़ाबेट को M को डबल कर दिया, स्विमिंग। अब प्यारे बच्चों यहां पर भी एक्सेप्शन है। अब यहां पर आपने देखा कि रन के साथ अगर हम ING जोड़ते हैं तो इस N को डबल कर देते हैं, लेकिन देखिए यहां ओपन, यहां अगर हम ING जोड़ेंगे तो ओपनिंग, यहां पर N को डबल नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा। पार्डन, पार्डन के साथ भी ये देखिए लास्ट अल्फ़ाबेट है और लास्ट अल्फ़ाबेट से पहले वावल साउंड भी है, जैसे यहाँ पर N से पहले वोवल साउंड E थी, इसी तरह से यहाँ पर भी वोवल साउंड है, ING हम जोड़ रहे हैं लेकिन इसको हम डबल नहीं कर रहे हैं, पार्डनिंग, पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा कर देना। तो ये दोनों एक्सेप्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। और इस नियम का क्या एक एक्सेप्शन और है प्यारे बच्चों, वो क्या है, यदि आपका लास्ट अल्फ़ाबेट W, R और Y आ जाए और W, R और Y से पहले अगर कोई वोवल साउंड आ जाती है
तो भी हम WRY को प्यारे बच्चों डबल नहीं करते हैं। जैसे यहां देखिए ग्रो से पहले वोवल साउंड आई हुई है ओ। अब नियम के हिसाब से तो जैसे हमने यहां सिट के अंदर इसको डबल किया था, इसको भी डबल करना चाहिए था, लेकिन इसको नहीं करना। ग्रोइंग यानी WRY, अगर ये लास्ट अल्फाबेट आ जाते हैं अगर वर्ब के बिल्कुल उसके अंदर, तो अगर उससे पहले कोई वोवल साउंड आती है तो भी आपने उसको डबल नहीं करना है। अब ये देखिए यहां पर ग्रोइंग W जो है वो डबल नहीं हुआ। यहां पर देखिए प्लेइंग, ये आ गई Y आ गई और Y से पहले आपका A आ गया, इसको भी हमने डबल नहीं किया, प्लेइंग। अब देखिए यहां पर देखिए नो ING इसके साथ जोड़ा है, नोइंग, यहां पर भी डबल नहीं किया W को। एंटर, ये देखिए ये R आ गया, R से पहले E आ गया, ये रहा E यहां पर, लेकिन इसको भी हमने डबल नहीं किया। से, यहां भी डबल नहीं किया, सेइंग। सो मैंने बोना होता है, सोइंग। तो प्यारे बच्चों ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, और ये एक्सेप्शन भी आपको ING लगाने से पहले, अगर हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ में ING लगाते हैं तो ये रूल्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो ये आपको जरूर आने चाहिए, क्योंकि अगर आप ING लगा रहे हैं और आपको ING लगाते वक्त आपको ING लगाने के रूल आते ही नहीं हैं तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे, और आप जो भी ब्लैंक को भरेंगे वर्ब के साथ में वो आपसे गलत हो जाएगा। अब तीसरा नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, यदि वर्ब के लास्ट के दो अल्फाबेट IE आ जाएं और उसके साथ ING लगाना है, तो फिर लास्ट के जो दो अल्फाबेट आते हैं IE, इनको हम Y में चेंज कर देते हैं, DYING, लाई मैंने झूठ बोलना होता है, ING जोड़ा इसके साथ में, लास्ट के दोनों अल्फाबेट बदल दिए, LYING। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको बताना बहुत जरूरी था। तो आइए अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखिए ये आ गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें ना नहीं होता, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम और आर। ये हम सब्जेक्ट की नेचर देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्या है, उसके हिसाब से हम इज, एम, आर को लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ में ING हम लगा देंगे, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने ING लगाने के रूल आपको बता दिए हैं। अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे I am writing articles। मैं आर्टिकल लिख रहा हूं। अब प्यारे बच्चों देखिए सब्जेक्ट क्या है, I। अब I के साथ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि I के साथ क्या लगेगा, M लगेगा। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हुए, आपकी M आ गई। अब मेन वर्ब आ गई। अब मेन वर्ब क्या थी आपकी, राइट थी, और उसके साथ आपने ING लगाया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रूल बताया कि अगर किसी भी मेन वर्ब के एंड में E आ जाता है और उसके साथ अगर ING लगाना है तो उस E को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो वो यहाँ पर हटा दिया, I am writing, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। बहुत सिंपल है। तो आइए प्यारे बच्चों कोई और भी इसका एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। शी इज ड्रिंकिंग कॉफी। ये आपका सब्जेक्ट शी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्यों लगा हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है और एक वचनकर्ता के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं।
ड्रिंक, ये आपकी मेन वर्ब थी और आईएनजी लगा दिया ड्रिंकिंग, और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया कॉफ़ी। वेरी सिंपल। तो आइए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव क्या होते हैं प्यारे बच्चों? नकारात्मक वाक्य होते हैं। बस बहुत सिंपल, स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वही आपकी इज एम आर, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस इसमें हम नोट को अफर्मेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें नोट को हम ऐड कर देते हैं। तो आइए इसका कोई भी एक आप एग्जाम्पल देखिए। ही इज नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर है तो इज लगा दिया। यहाँ पर तीसरा स्थान आपका नोट का आ गया। स्ट्रक्चर के साथ साथ आप मिलाते जाइए। उसके बाद गो थी आपकी वर्ब, मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगा दिया। टू लाइब्रेरी, गोइंग टू लाइब्रेरी, तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये नॉट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आपका सब्जेक्ट। सो सिंपल। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। वी आर नॉट watching a movie। सो सिंपल, हम एक मूवी नहीं देख रहे हैं। वी सब्जेक्ट। अब वी के साथ हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि ये प्लूरल है। प्यारे बच्चों, जब भी इज एम आर को हम लगाएंगे तो सब्जेक्ट को जरूर देखेंगे। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो आप इज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी बहुवचन होगा तो आप आर लगाएंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट आई होगा तो आप एम लगा देंगे। बहुत ही सिंपल टेंस है ये। उसके बाद नॉट लगा दिया हमने। उसके बाद वॉच हमारे मेन वर्ब है, इसके साथ आईएनजी को लगा दिया, और उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। अब आते हैं प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जिन्हें कहा जाता है, जिन वाक्यों के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। तो इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, यानी इज एम आर। इसको हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे अब आपको इसका एग्जाम्पल बताएंगे। एम आई listening? Am I listening to melodious songs? तो ये आप देखिए इसका एग्जाम्पल। अब चूंकि पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज एम आर में से, और वो मैं लगाऊंगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट मेरा है आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। तो एम लगा दिया मैंने, एम आई। अब लिसन मेरा वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके साथ मैंने आईएनजी लगा दिया। LISTEN, लिसन जो है वो वर्ब है, और उसके साथ में मैंने आईएनजी को जोड़ दिया। लिसनिंग टू, ये हमारी वर्ब हो गई। एम आई लिसनिंग टू, और ये मेलोडियस सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मेलोडियस यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्या मैं मीठे गीत सुन रहा हूँ? मेलोडियस का मतलब होता है जो कानों को प्रिय लगते हैं, मीठे और मधुर जो गीत होते हैं वो हम मेलोडियस बोलते हैं उनको। तो सॉन्ग, कैसे सॉन्ग प्यारे बच्चों? मेलोडियस। तो इसका मतलब सॉन्ग को की क्वालिटी को ये जो शब्द है वो डिनोट कर रहा है, मेलोडियस। तो इसीलिए ये क्या हो गया? जो शब्द नाउन की विशेषता को बताते हैं,
तो वो क्या बोलते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो प्यारे बच्चों ये है एडजेक्टिव, मेलोडियस। तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इज पोएट राइटिंग serious? Is poet writing serious poems? क्या कवि गंभीर कविताएं लिख रहा है? तो देखिए प्यारे बच्चों, पोएट सिंगुलर है, सब्जेक्ट आ गया हमारा। इसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया। अब सिंगुलर है तो इज को लगा दिया। यहाँ राइट मेन वर्ब थी, आईएनजी लगा दिया। और ये आपका एडजेक्टिव आ गया फिर से, और ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। तो अब प्यारे बच्चों ये एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। बीच में आप में इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी बीच में, क्योंकि और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब्स होती हैं, आपके सिंपल फ्रेजेस होते हैं, वो सारे के सारे बीच में, वो भी वाक्यों के बीच में आते हैं। लेकिन चूंकि मैं बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर को बता रहा हूं, तो ये यहां पर आप ध्यान रख लीजिए। तो एक आध शब्द जो है वो इसमें बीच बीच में आ जाता, वो मैं आपको बता भी देता हूं। तो अब देखते हैं हम, ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यस नो टाइप का। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है हमारा, वो है WH फैमिली का। अब WH फैमिली का कोई भी हम, बहुत सिंपल होता है क्योंकि बस आगे WH ही लगाना होता है। और सेम स्ट्रक्चर आप ये यहाँ पर देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है आपका, यही स्ट्रक्चर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर बस WH ग्रुप को ही हमने जोड़ दिया है इसमें। अब इसका कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। वाई आर यू लिसनिंग टू रियलिस्टिक सॉन्ग्स? तो ये एग्जाम्पल है आपका। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, WH ग्रुप लगा दिया, ये आ गया। और उसके बाद इज एम आर में से, क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, आर आ गया इसके साथ। यहां पर लिसनिंग मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा दी, लिसनिंग टू। रियलिस्टिक फिर आपका एडजेक्टिव आ गया, और फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट। वाई आर यू लिसनिंग टू रियलिस्टिक सॉन्ग्स? जो रियलिस्टिक, जो वास्तविक गाने होते हैं, जो रियल लाइफ से संबंधित जो सॉन्ग होते हैं, वो रियलिस्टिक होते हैं। तो रियलिस्टिक जो सॉन्ग होते हैं वो आप क्यों सुन रहे हो, ये इसका मीनिंग रहेगा। वेरी सिंपल। अब आप एक इसका एग्जाम्पल और देख लीजिए। वाई इज योर ब्रदर watching cricket? Why is your brother watching cricket? तो ये देखिए प्यारे बच्चों, WH ग्रुप आ गया। यहां पर ये आपका सब्जेक्ट यूर ब्रदर। अब प्यारे बच्चों, यूर ब्रदर, कंफ्यूज नहीं होना है, यूर ब्रदर सिंगुलर है, तुम्हारा भाई बोल के देख लो। तो सिंगुलर है तो उसके साथ में सिंगुलर ही वर्ब आ गई आपकी, इज। वॉच देखना, वॉचिंग आईएनजी लगा दिया। क्रिकेट ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। वाई इज योर ब्रदर वॉचिंग क्रिकेट? तुम्हारा भाई क्रिकेट क्यों देख रहा है? तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों। इसमें अगर आप समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो के, WH के, जो भी आप समझेंगे बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा आप इस पर
कंसंट्रेट करें। आइए अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी कंटिन्यू है आपका, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी आपका प्रश्नवाचक वाक्य भी रहे और नोट भी आए, मतलब नोट भी आपका हो और प्रश्नवाचक भी हो, दोनों को अगर हम साथ मिला देते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया हमने, फिर सब्जेक्ट को लगा दिया, फिर हमने नोट को लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। वेरी सिंपल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगा देना। देखिए इसका कोई भी एक एग्जांपल। इज माई मदर, is my mother not washing my clothes? Is my mother not washing my clothes? तो देखिए प्यारे बच्चों, माई मदर यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज को बाहर ले आए, और उसके बाद हमने नॉट तीसरे स्थान पर, ये नॉट आ गया। वॉश ये हमारी मेन वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा दी। वाई वॉशिंग माई क्लॉथ्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। सो सिंपल। तो आइए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। Are you not eating apples? अब देखिए प्यारे बच्चों, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ले लिया और सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया। अब यू चूंकि प्लूरल है तो आर ले आए हम। नोट आ गया। ईट हमारी मेन वर्ब थी, आईएनजी लगा दी और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम देखते हैं, ये हमारे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव थे यस नो वाले, यानी इनका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं। अब हमारा आ जाता है WH फैमिली। तो प्यारे बच्चों, अब WH फैमिली का हम कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं। वाई आर यू नॉट सिंगिंग religious songs? Why are you not singing religious songs? आप धार्मिक गीत क्यों नहीं गा रहे हो? अब प्यारे बच्चों, क्यों WH आ गया। उसके बाद इज MR में से हमने सब्जेक्ट को देखते हुए हमने आर को लगा दिया। यहाँ पर नोट आ गया आपका। यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंग है और आईएनजी लगा दी, सिंगिंग। ये हमारा एडजेक्टिव आ गया, रिलीजियस धार्मिक, और ये सॉन्ग्स ये ऑब्जेक्ट है। तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो गया, रिलीजियस सॉन्ग्स, धार्मिक गीत। यानी तुम धार्मिक गीत क्यों नहीं गा रहे हो। अब आप इसमें एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। हु, हम हु से लेते हैं। हु इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। ये जो हु जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये बड़ा स्पेशल होता है। अब आपने देखा कि WH जो ग्रुप है उसके बाद ये WH ग्रुप है, ये आ गया आपका। उसके बाद इज MR ये आ गया, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पर प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट तो नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हु के लिए तो सही नहीं रहा। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने आपको बताया था कि हु जो है वो इटसेल्फ एक्ट एज ए सब्जेक्ट।
और इसको हमने सिंगुलर मान लिया। हु इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, मतलब क्या हुआ? अपना गृह कार्य कौन नहीं कर रहा है, अपना गृह कार्य कौन नहीं कर रहा है। जहां पर हु आ जाता है वहां पर हमें सब्जेक्ट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था। तो प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर विद एग्जाम्पल्स, विद रूल्स मैंने आपको समझा दिया है। और मुझे उम्मीद है लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया होगा, लेकिन इतना डिटेल में आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अब प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के डेली यूजेस कहाँ हैं, मतलब इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम दैनिक जीवन में ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर देखा था। तो नेक्स्ट वीडियो आपका यूजेस के ऊपर रहेगा। Thank you very much. Have a nice day. Stay home, stay healthy.